बच्चों, आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये आपका 5th चैप्टर है एज पर एनसीईआरटी बुक, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसको हम शॉर्ट में हमेशा NLM बोलेंगे, ठीक है, NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, राइट। इस चैप्टर में हम पता है बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं मोमेंटम की बात करूंगा, फिर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूंगा, मैं न्यूटन्स के 3 जो मोशन के लॉ हैं उनकी बात करूंगा। उसके बाद में मैं एक नियम बताऊंगा आपको। नियम क्या है, एक टेक्निक बताऊंगा, जिस टेक्निक को मैं कहता हूँ फूट डालो राज करो। ये फूट डालो राज करो की एक नीति है। जैसे कहीं पर राज करना है तो फूट डाल दो, राज हो जाएगा। अब कैसे होता है वो राज? जैसे यहाँ हम इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो एज अ वोल नहीं करेंगे, क्वेश्चन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े बना देंगे और हर टुकड़े के ऊपर अलग अलग फोर्स वगैरह चेक करेंगे। इसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये हम बनाएंगे इस चैप्टर में बहुत सारे। इस चैप्टर में हम फोर्सेज को डिस्कस करेंगे, जैसे रस्सी के कारण फोर्स टेंशन होता है, धरती माता के कारण फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स और कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ये सब, फ्री स्प्रिंग फोर्स, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, जो सबसे नंबर 1 बात करूँगा मैं इस चैप्टर की, वो है मोमेंटम। तो मैं बात कर रहा हूँ मोमेंटम। सब बच्चे जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है ना। तो जहाँ तक सवाल है मोमेंटम को जानने का, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सब जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन है, डायरेक्शन v वेक्टर के अलोंग है। ये सब तो ठीक है, आप जानते हो। बट सवाल ये उठता है कि इस दुनिया में मोमेंटम की ज़रूरत क्या पड़ेगी? अगर मोमेंटम ना होता तो क्या होता? क्या हम बातें कर पाते पूरी? तो देखो, इसको हम बड़े सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। एक्चुअल में मोमेंटम जो है ना, बेसिकली मैं इसको कहता हूं अमाउंट ऑफ मोशन। मोमेंटम का मतलब है अमाउंट ऑफ मोशन। ये एक बड़ा ही एक सिंपल टर्म है, अमाउंट ऑफ मोशन। क्या वेलोसिटी अमाउंट ऑफ मोशन नहीं है? क्या वेलोसिटी अमाउंट ऑफ मोशन नहीं है? क्या मास को हम अमाउंट ऑफ मोशन नहीं कह सकते? नहीं, हम अमाउंट ऑफ मोशन तो m इंटू वी को ही कह सकते हैं। ना तो वेलोसिटी अमाउंट ऑफ मोशन कहला सकता, ना मास कहला सकता। देखिए कैसे, इधर देखो, सपोज एक प्लास्टिक की बॉल है। प्लास्टिक की बॉल बच्चे खेलते हैं ना, प्लास्टिक की बॉल। वो प्लास्टिक की बॉल 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। प्लास्टिक की बॉल 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। सपोज एक है साइकिल। साइकिल जानते हो ना, बाइसिकल, वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। सपोज एक है कार, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। और एक है ट्रेन, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। जा सब सेम वेलोसिटी से रहे हैं। प्लास्टिक की बॉल भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, साइकिल भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, कार भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ट्रेन भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, राइट। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर आपको कभी टकराने का मौका लगे कि साहब टकराना है, ऐसा मतलब कि टकराना है, आ रहा है और टक्कर करनी है, टकराना है, हमें तो टक्कर मारनी है या उससे टक्कर लेनी है, तो बताओ किससे लेना चाहोगे? प्लास्टिक की बॉल से, साइकिल से, कार से, ट्रेन से, राइट। सबसे पहले इच्छा होगी प्लास्टिक की बॉल से ले लेते हैं टक्कर। ये नंबर 1 इच्छा होगी, सबकी इच्छा यही होगी। क्यों? प्लास्टिक की बॉल से टक्कर लेना क्यों आसान है? इसमें अमाउंट ऑफ मोशन कम है, मास इनटू वेलोसिटी कम है, टोटल मल्टीप्लिकेशन कम है, इसलिए इससे टक्कर लेना आसान है। अगर मान लो ये चीज़ हटा दी जाए कि नहीं भाई चलो ये ऑप्शन में से हटा दिया, टक्कर लेने वाला ऑप्शन, कि इसको हटा दो, प्लास्टिक की बॉल नहीं है, तो फिर आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं, साइकिल से ही टकरा लो। टकराना अगर जरूरी है तो साइकिल से टकरा लो, क्योंकि साइकिल से टकराएंगे तो थोड़ा बहुत कुछ चोट वोट लग सकती है,
राइट। लेकिन कम से कम कोई बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली नहीं है, तो साइकिल से भी आदमी टकराने के लिए तैयार हो जाएगा, राइट। कार से टकराने में भैया खतरा है, डेंजर डेंजर। लेकिन फिर भी मान लो अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाए, कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए कि एक तरफ कार है और एक तरफ ट्रक है और बीच में लॉयन है, अब आपको एक से तो टकराना ही है, तो क्या करोगे? कार से टकरा लोगे, चलो ठीक है जी, ठीक है, राइट, आप कार से टकराएंगे। ओके, अब अगर कार वाला ऑप्शन भी हटा दिया जाए, अब टकराना है कि साहब उधर लॉयन है, अब लॉयन से बचने के लिए तो रेलवे लाइन पार करनी है और आपको पक्का पता है कि रेल मारेगी मेरे को, तो फिर आप क्या करोगे? जब तक रेल पार ना हो जाएगी ना उस लॉयन से टकराओगे कि लॉयन कम से कम युद्ध करेंगे तो हो सकता है बचने के चांस हो, ट्रेन तो छोड़ेगी नहीं, अगर ट्रेन के नीचे आ गए तो तय है तुम्हारा कार्यक्रम। कुल मिलाकर के मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, और वो कहने का मतलब ये है अमाउंट ऑफ मोशन, मोमेंटम, यही महत्वपूर्ण चीज़ है, मास इनटू वेलोसिटी, समझ गए ना? तो देखिए आपके यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं उस सब में ज़्यादा जाना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये मोमेंटम है। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, थ्री लॉज ऑफ मोशन। तो देखिए मैं इन तीनों लॉज ऑफ मोशन को बता देता हूं कि क्या है ये। तो हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए जो पहला नियम है न्यूटन का, फर्स्ट लॉ जो है मोशन का, इसकी क्या है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। चलो पहले इसको ये और बता देते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ explains us the need of force, desire of force and effect of force। तो देखिए मैं ये कहूँगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, देखो पढ़ने को तो सब पढ़ लेते हैं, तो डेफिनेशन वगैरह सब जानते हैं, वो कोई इतनी जोरदार बात नहीं है। इस सारे स्कूल में टीचर्स जो है ना रटवा देते हैं, तो सब बच्चे जानते हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा फोकस किसी और चीज़ पर करूँगा। न्यूटन्स क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन explains us the need or desire or effect of the force। यानी कि हमें ये बताता है न्यूटन फर्स्ट लॉ कि जरूरत क्या है फोर्स की, इस दुनिया में क्या आवश्यकता आनी पड़ी, फोर्स चाहिए क्यों, तो फोर्स क्यों चाहिए इसको कौन डिफाइन करेगा? ये डिफाइन करेगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं पूरी की पूरी, आप लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। everybody has a tendency everybody has a tendency है ना, to keep its state of motion, or its state of rest, as it is। अब थोड़ा सा ध्यान दो, everybody has a tendency to keep its
स्टेट ऑफ मोशन और इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एज इट इज, जैसा है वैसा रखना चाहता है, एज इट इज, है ना। until or unless some external force is acted upon it. थोड़ा सा आप बातों पर ध्यान दीजिए। हर बॉडी चाहती है, उसकी टेंडेंसी होती है कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन और इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट जो कुछ है वैसा का वैसा रहे। अगर चल रही है तो रुकना नहीं चाहती, रुकी हुई है तो चलना नहीं चाहती। जैसे ट्रेन दौड़ रही है, अब ट्रेन दौड़ रही है तो रुकना थोड़ी चाहती है, रोका जाता है साहब, ब्रेक लगा के बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है। ड्राइवर जो है ना किलोमीटर से पहले ब्रेक लगाना चालू करता है, तब ट्रेन कंट्रोल में आती है, यानी रुकना मुश्किल है। चल गया तो रुकना मुश्किल है और रुक गया तो चलना मुश्किल है। हाँ, बहुत ही बड़ी बात है। एवरीबॉडी हैज ए टेंडेंसी टू कीप इट्स स्टेट ऑफ मोशन और इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एज इट इज until or unless some external force is acted upon it. अगर आपको चलाने की इच्छा है तो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाइए, रोकने की इच्छा है तो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाइए। देखिए, अंदर वाले फोर्सेस से काम चलने वाला नहीं है, अंदर वाले फोर्सेस से काम चलने वाला नहीं है, बाहर से लगना चाहिए फोर्स। अब देखिए आप कैसे, जैसे मान लो ट्रेन के अंदर अंदर आपस में फोर्स लगे जाए तो क्या होने वाला है, कुछ नहीं। लेकिन इंजन क्या करता है, इंजन क्या करता है, एक हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फोर्स है, वो चलाता है सारी ट्रेन को। इंजन हटा दो, ट्रेन का बेकार, ट्रेन आपस में थोड़ी चल रही है। ट्रेन में कौन लगा रहा है फोर्स, इंजन। तो इंजन क्या है, एक्सटर्नल सोर्स है फोर्स लगाने के लिए, राइट। वो जब तक नहीं लगाएगा फोर्स, ट्रेन नहीं चलेगी। कार भी एक्सटर्नल फोर्स से चलती है, मैं भी एक्सटर्नल फोर्स से चलता हूँ। अब आप कहोगे वाह साहब कितना झूठ बोल रहे हो, आप तो अभी इंटरनल फोर्स से चल रहे हो, आपका इंटरनल फोर्स है? ये देखो आप चल रहे हो, आपका कहीं किसी ने कोई धक्का वक्का मारा इधर से है? किसी ने नहीं मारा, लेकिन आप तो चल रहे हो। नहीं जी, आपको मैं बताऊँ कहाँ से आया एक्सटर्नल फोर्स, मैं बताता हूँ। जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस समय मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। जैसे ही मैं अपना पैर आगे बढ़ाऊंगा तो पता है क्या होगा, मैं फोर्स लगाऊंगा अर्थ पर। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे ही मैं अपना पैर आगे बढ़ाऊंगा, मैं फोर्स किस पे लगाऊंगा, धरती माता पर। मैं धरती माता पर फोर्स क्यों लगाऊंगा, फ्लोर पर फोर्स क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मैं फ्लोर को छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूं, राइट। तो फ्लोर मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा, इस वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप ये ध्यान रखिए, मैं अपने कारण आगे नहीं बढ़ रहा हूं। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी, इसका मतलब आपको एनएलएम का चैप्टर समझ में आ गया। आप अपने कारण कभी नहीं चलते हो, अर्थ के कारण चलते हो, क्योंकि अर्थ आपको आगे की तरफ धक्का देती है। क्यों, क्योंकि आप अर्थ को पीछे की तरफ धक्का देते हो। हाँ, मैं चल रहा हूं तो मैं अपने पैर से सच में अर्थ को पीछे की तरफ धकेल रहा हूं, तब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। तो क्या पीछे अर्थ की तरफ, अर्थ पीछे की तरफ जाती है? जब आप पीछे धकेल रहे हो तो क्या अर्थ पीछे की तरफ जाती है? तो मैं कहूँगा हाँ जाती है, जाती है। आपको दिखता नहीं है, ये आपके देखने की कमजोरी है, हमारी कमी है, जाती तो है। बल्कि आप तो अगर देखते हो तो चले ही जाते हो ना। आप जब आगे बढ़ते हो तो यहाँ से चल करके आप, जैसे मान लो सपोज हम यहाँ रहते हैं, कहाँ, सोलानीपुरम में रहते हैं। मैं सोलानीपुरम से चल करके अगर मान लो सिविल लाइन्स जाना चाहूँ पैदल पैदल, तो चला जाऊँगा ना, मैं चलूँगा तभी तो जाऊँगा, राइट। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि जब तक फोर्स नहीं लगेगा चलेगी नहीं। अब इसको कहते हैं इनर्शिया, है ना। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, दिस टेंडेंसी और प्रॉपर्टी, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से बोल रहा हूँ, टेंडेंसी और प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी by virtue of which it
इट ओबेज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड इनर्शिया, इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया को पता है हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इनर्शिया कहते हैं जिद, जड़त्व। इनर्शिया, इनर्शिया की हिंदी बता रहा हूं मैं आपको। इनर्शिया शब्द की हिंदी क्या है? इनर्शिया शब्द की हिंदी है जड़, जड़त्व, जिद। देखिए मैं जड़त्व, इसको और ज्यादा अच्छी मतलब जो है ना, मैं बोलचाल की भाषा में कहूं जिद। जिद, जिद होती है जी, जिद होती है। चल रहे हैं तो नहीं रुकेंगे, रुक रहे हैं तो नहीं चलेंगे। कोई ट्रेन खड़ी हो जाकर के धक्का मारो प्लेटफॉर्म पर, चल जाएगी क्या तुम्हारे धक्का मारने से? नहीं, बहुत मुश्किल है। चल रही है तो जरा सामने आकर के रोकना, मत रोक देना कभी। हाँ, उसको चलने की जिद है। चल रही है तो चलने की जिद है, रुक रहे हैं तो रुकने की जिद है। इस जिद को इनर्शिया कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। 3 तरह की इनर्शिया होती है बेटा। देखो, सबसे पहली इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? रेस्ट की आदत है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट की आदत है। एक बार रुक गए तो रुके रहेंगे, है ना। इसी तरीके से आपका दिमाग है, आपका दिमाग भी ऐसा ही है, दिमाग भी ऐसा ही है। 6 घंटे से ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। एक्चुअल में दिमाग एक अजीब तरह की मतलब वो है, ईश्वर की कृति है, ईश्वर ने बनाया है। इसको आप जितना ज़्यादा आराम दोगे ना उतना बेकार हो जाएगा। इनर्शिया बहुत ज़्यादा है इसकी, इसकी भी इनर्शिया मतलब ट्रेन जितनी है। हाँ, ब्रेन की इनर्शिया ट्रेन जितनी है, इसलिए इसको रेस्ट मत दो। रेस्ट दिया तो फिर ये बस हो जाएगा बर्बाद। इनर्शिया ऑफ रेस्ट जैसा ट्रेन में होता है, एक बार रुक गया तो रुक गया, कार रुक गई तो रुक गई, चलेगी नहीं। फिर चलाने के लिए आपको मोशन देना पड़ेगा। अब दूसरी है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन यानी चलने की जिद, चलने की जिद, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। चल गई तो अब रुकना मुश्किल। एक तीसरी तरह की इनर्शिया होती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की भी इनर्शिया होती है साहब, जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में चलेंगे, मोड़ना मुश्किल है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आप इस बात पर ध्यान दो। तो आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। 3 तरह की इनर्शिया आपके पास पाई जाती है, पाई जाती है। और ये तीनों इनर्शिया का जो मेजरमेंट है ना, वो पता है क्या है? वो मास है। इनर्शिया को मैं प्रोपोर्शनल टू मास कहता हूं, है ना। इसको मैं मिटा देता हूं, या चलो इसको अच्छे तरह से हम इसको थोड़ा अलग से लिख देते हैं। इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं। इनर्शिया एक्चुअल में मास ही है, इनर्शिया एक्चुअल में मास ही है। मैं तो मास को इनर्शिया, इनर्शिया को मास, दोनों सिनोनिम बोल देता हूं, है ना, और एक्चुअल में है भी। अब देखो ये जो चैप्टर है ना, कितना क्लियर कट चैप्टर है और कितना आसान चैप्टर है। अब जैसे इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया, मोमेंटम से हमने स्टार्ट किया, फिर हमने कहा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स अस द नीड और डिजायर और इफेक्ट ऑफ द फोर्स। नीड क्या है? फोर्स की चलाना है कि नहीं चलाना, किसी चीज़ को, रुकी हुई चीज़ है उसको चलाने की इच्छा है ना, चलाने की इच्छा है तो फोर्स की ज़रूरत है, राइट। कोई चल रही है उसको रोकने की इच्छा है क्या? फोर्स की ज़रूरत है। अच्छा, कोई चल रही है उसको मोड़ने की इच्छा है क्या? डायरेक्शन चेंज करने की इच्छा है क्या? स्टीयरिंग घुमाने की इच्छा है क्या? फोर्स की ज़रूरत है। घुमाना आसान नहीं है साहब। हाँ, ऐसा नहीं कि ट्रेन ऐसे चल रही थी इधर इस डायरेक्शन में, ड्राइवर को मैं ही घूम, वाह करके देखना, ड्राइवर को का मत देना, किसी दिन बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, एक बार जिस डायरेक्शन में चल रही है उससे मोड़ना बड़ा मुश्किल है। पता है ट्रेन की जो टर्निंग होती है उसकी जो रेडियस होती है वो कितने 100 मीटर्स की रेडियस होती है, कि जरा सा टर्न करने के लिए वो पूरा आधा 1 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, तब जाकर के रेलवे लाइन टर्न होती है। ऐसे नहीं हो जाती कि साइकिल की तरह, साइकिल में क्या होता है, फट कर दिया साइकिल, टर्न कर दी है। साइकिल चलाते हुए मज़ा आता है, ट्रेन चला के देखो किसी दिन,
पता लगेगा। तो दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, राइट, और वो मास के बराबर है। चलिए, ये तो हो गई एक चीज़ की इनर्शिया। अब मैं आपको एक इनर्शिया के 2-4 एग्जाम्पल अलग तरह के देना चाहता हूँ। ये तो लोकल एग्जाम्पल हो गए जो सब जानते हैं, इसमें कोई तीर मारने वाली बात है नहीं। मैं थोड़ा आगे के एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे मान लो बस है और बस में आप बैठे हैं, देखना इनर्शिया का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। बस में, ये बस है साहब, क्या है, BUS। बस में टायर भी होते हैं ना, बस में टायर होते हैं, पहिए होते हैं ना, उसी पर तो चलती है बस, पहियों पर ही चलती है ना बस। तो एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर सबसे आगे होता है, स्टीयरिंग उसके हाथ में होता है, ठीक है जी। बस चल रही है, ड्राइवर बस को चला रहा है, ड्राइवर का सिर है, ठीक है, हाथ से स्टीयरिंग ले रखा है, ये पैर है, पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ड्राइवर चला रहा है। ये साहब सीट है जिस पर आप बैठे हैं, आपका सिर, पैर, हाथ, टांग, ये लो जी, आप ऐसे बैठे ना, बैठे, आप बैठे हैं, ड्राइवर चला रहा है। जब ड्राइवर बस को चला रहा है तो देखो क्या क्या हो रहा है, सुनो। जब ड्राइवर बस को चला रहा है तो क्या क्या हो रहा है। ड्राइवर का सिर चल रहा है, बस का एक एक टुकड़ा चल रहा है, बस की छत भी चल रही है, पहिए भी चल रहे हैं, बस का फ्लोर भी चल रहा है, खिड़कियां भी चल रही हैं, सीटें भी चल रही हैं। बस की सीट ऐसे थोड़ी कि बस चली जाती है सीट वहीं रह जाती है, नहीं, सब चल रहा है। बस में बैठा हुआ आदमी भी चल रहा है, हैं? बस में बैठे हुए आदमी का सिर भी चल रहा है, सिर भी चल रहा है, चल रहा है ना, चलता रहता है, चलता रहता है। अचानक से बस के सामने कोई बच्चा आ गया अचानक से। कई बार आ जाता है हमारे इंडिया के अंदर। तो क्या है, कोई बच्चा, चलो जो है, कोई जानवर आ गया, कोई डॉगी आ गया, कोई भी आ गया, है ना। अब ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाया, हार्ड ब्रेक। अब ड्राइवर ने हार्ड ब्रेक लगा दिया, क्या होगा सोचो। देखिए क्या बात है, मैं बताता हूँ। ड्राइवर ने हार्ड ब्रेक लगाया तो बस के टायर रुके, तो बस की बॉडी रुकी, स्टीयरिंग रुक गया, छत रुक गई, बस की छत रुक गई ना, हाँ, सब कनेक्टेड है, आपस में रुक गई। आपके पैर जो हैं वो फर्श पर हैं बस के, तो पैर रुक गए आपके। आप जो सीट पर बैठे हैं तो आपकी सीट भी रुक गई, है ना। आपकी बॉडी का सबसे अनकंट्रोल्ड हिस्सा जिसमें कि मोमेंटम मौजूद है और रुकने का कनेक्शन कम है, वो है सिर, है ना। वो सिर जा करके उसके आगे वाली सीट से धमाक से होता है ना। ये क्या हुआ, ये हुआ कि साहब ड्राइवर जी ने तो लगा दिए ब्रेक, है ना। अच्छा जी, वो बच्चा भी बच गया, जो भी था, डॉगी का बच्चा था, जानवर था, व्हाटएवर, वो भी बच गया, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। हुआ क्या, आपका पैर जो है कांटेक्ट में था वो भी रह गया, आपकी सीट यहाँ पे थी, सिर जाके भिड़ गया, राइट। क्यों भिड़ गया, क्योंकि सिर में मोमेंटम था और सिर की रुकने की इच्छा नहीं थी, है ना। टेंडेंसी है ना वो तो चलने की, चलते रहने की टेंडेंसी है, इनर्शिया ऑफ मोशन। सिर में इनर्शिया ऑफ मोशन है। अब सिर रुकेगा नहीं, सिर जाके अगले सीट से टकराता ही टकराता है। आप कितनी कोशिश कर लो, सबके सिर 1-2 बार लग चुकी होगी, ऐसे चोट हो जाता है कई बार, है ना। चलिए जी, ये जो सिर टकराया है ना, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब कि आपका जो सिर है उसमें मोशन थी और मोशन के कारण टकरा गया। क्या आपके सिर पर कोई फोर्स लगा, नहीं, फोर्स नहीं लगा है, आपको फील हुआ है कि फोर्स लगा। ये क्या मतलब है साहब, हाँ जी, फोर्स नहीं लगा है, नो फोर्स इज देयर, ओनली मोशन। क्यों, अरे भैया आपका सिर चल रहा था यार, चल रहा है, mv मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, चलने दो इस वेलोसिटी से, ठीक है। अब आप जाके अगली सीट से भिड़ गई, भिड़ क्यों गए आप, भिड़ क्यों गए अगली सीट से, क्योंकि सीट वहां पर थी। सीट ना होती तो वहां मान लो अगली सीट ही ना होती, अब क्या होता, सोचो, चलते रहते चलते रहते, बहुत मजेदार बात है। अगली आगे वाली सीट ना होती, सीट ही ना होती आगे वाली, तो क्या होता, समझ गए क्या होता
ये बात है, अब ये चलते ही रहते। तो सच में क्या हुआ, सच में देयर इज नो फोर्स टू मेक योर हेड ऑन रेस्ट। आपके सिर को रेस्ट पर लाने वाला कोई फोर्स नहीं अवेलेबल है, तो इसे कहते हैं जीरो फोर्स है, इसलिए आपका सिर चलता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है जो आपके पैरों को रोक दिया, और बस के साथ में कांटेक्ट है, यहाँ पर बस के साथ में कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। सिर के साथ कांटेक्ट फोर्स नहीं था, इसलिए सिर पर मोशन होती रही। आपके कांटेक्ट फोर्स के कारण रुक गए हैं आप, सारी बस रुकी है, आप भी रुके हैं क्योंकि कांटेक्ट है आपका। बट सिर ने आपका कमाल कर दिया भाई, आपको रुला दिया सिर ने, है ना। ये जो सिर के रुलाने की प्रक्रिया है, इसको पता है क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम यही है, अभी हम आपको पढ़ाएंगे आगे आने वाले टाइम में, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। वो एक्चुअल में यही है कि जब आप किसी इनर्शियल फ्रेम के अंदर होते हैं तो क्या होता है, आपको अगर फोर्स नहीं है तो आपको पता लगेगा फोर्स नहीं है। लेकिन जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते हैं, ऐसे फ्रेम में होते हैं, तो आपका फोर्स नहीं होते हुए भी आपको फोर्स फील होता है। तो देयर वाज रियली नॉट फोर्स, नो फोर्स वाज देयर बट यू फील फोर्स। तुम्हें लगता है, तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि फोर्स है, इसी को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम की क्या खास बात होती है? क्या खास बात होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम की? नॉन इनर्शियल फ्रेम की खास बात होती है कि फोर्स नहीं है, फिर भी फोर्स फील होता है, फिर भी फोर्स महसूस होता है। इसे स्यूडो फोर्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्यूडो फोर्स कहते हैं। दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। वो हम बात बहुत डिटेल में करेंगे। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ न्यूटन्स सेकंड लॉ, है ना। चलिए जी, ध्यान दो बेटा, हमने अभी आपको पढ़ाया, हमने पढ़ाया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन्स अस द नीड ऑफ द फोर्स, डिजायर ऑफ द फोर्स, है ना, और अफेक्ट ऑफ द फोर्स, सब एक्सप्लेन करता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ गिव्स अस मेजरमेंट ऑफ फोर्स, है ना। दिस लॉ गिव्स अस मेजरमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का मेजर इसी से होता है साहब। और पता है फोर्स का मेजर इसने क्या कहा? इसने कहा अमाउंट ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन अमाउंट ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखिए क्या कह रहा है न्यूटन्स सेकंड लॉ, है ना। न्यूटन्स सेकंड लॉ स्टेट्स दैट Newton's second law states that the rate of change of linear momentum, linear momentum means that is amount of motion, है ना। अभी हमने कहा ना मोमेंटम का मतलब अमाउंट ऑफ मोशन। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। दिस लॉ गिव्स अस मेजरमेंट ऑफ फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ F बराबर होगा डेल्टा P वेक्टर अपॉन डेल्टा T। इसे हम F वेक्टर बोलेंगे। डेल्टा P यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम एक ही बात है ना, अपॉन टाइम टेकन इन दैट चेंज। तो वो फोर्स के बराबर है, करेक्ट। अच्छा, अब ये फोर्स तो है, इसको अगर मैं इंस्टेंटेनियस फोर्स की बात करूं, ये एवरेज फोर्स है, दिस इज कॉल्ड एज एवरेज फोर्स, दिस इज एवरेज फोर्स। अगर मैं लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो की बात करूं तो ध्यान दीजिए, एफ वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है वो समझिए आप अच्छी तरह से जरा। लिमिट का मतलब है कि हम टाइम को बहुत छोटा 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 करे जा रहे हैं। दो इट इज नॉट जीरो, डेल्टा टी इज नॉट जीरो बट इट इज टेंडिंग टू बिकम जीरो। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि डेल्टा टी जीरो नहीं है बट इट इज टेंडिंग टू बिकम जीरो, जीरो होने की तरफ अग्रसर है, हो जाएगा अगर हमने और कम कर दिया तो, है ना। तो ये है डेल्टा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, है ना। अब देखिए ये जब बहुत छोटा टाइम हो जाता है ना तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल डीपी अपॉन डी टी। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एफ वेक्टर है, ठीक है। चलिए अब जब हमारे पास एफ वेक्टर ये आ गया, देखो मैं इसको क्या क्या लिख सकता हूं। इस एफ वेक्टर को लिखने के मेरे पास इतने सारे तरीके हैं, उड़ी बाबा रे पूछो मत। देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूं इस एफ वेक्टर को। मैं लिख रहा हूं एफ वेक्टर बराबर डीपी वेक्टर अपॉन डी टी। अब आप जानते हैं मैं पी वेक्टर को क्या लिखूंगा, डी अपॉन डी टी एम वी वेक्टर। अब यहां दो क्वांटिटीज हो गई बेटा, दो क्वांटिटीज हो गई। अब यहां अलग अलग सिचुएशन बनती है, अलग अलग सिचुएशन बनती है क्या, इफ एम कांस्टेंट, इफ एम इज नॉट चेंजिंग, इफ एम इज नॉट चेंजिंग, कांस्टेंट, नॉट चेंजिंग यानी कांस्टेंट। अगर m कांस्टेंट है तो आप एफ वेक्टर को क्या लिख सकते हो, m को बाहर निकाल सकते हो डिफरेंशियल से। ध्यान दीजिए कांस्टेंट क्वांटिटी कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द डिफरेंशियल, तो आप m को इस डिफरेंशियल से बाहर निकाल सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं m dv वेक्टर अपॉन dt। इस m को बाहर निकाला है तो अंदर dv अपॉन dt रह गया। ये जो m dv वेक्टर अपॉन dt वेक्टर है इसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। आपको मैं बताऊं कि ये जो m a लिखा है मैंने, इस चैप्टर का सारा दम इसी एक फॉर्मूले पर है। सब सवालों में ये लगेगा, एक ही फॉर्मूला है, पूरे चैप्टर में एक फॉर्मूला है। यानी कि अगर मैं कहूं कि दिस एंटायर चैप्टर इज बेस्ड ओनली ऑन द सिंगल फॉर्मूला तो मैं 100% सही हूं, ठीक है। देखो ए वेक्टर क्या होता है जी, ए वेक्टर होगा एफ वेक्टर अपॉन एम, एफ वेक्टर अपॉन एम। आपको मैं बताऊं कि हम बहुत सारे तरह के फोर्सेस चेक करेंगे। यहाँ पे हम फोर्सेस चेक करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, कॉन्टैक्ट फोर्स, और वो क्या बोलते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, बहुत सारे तरह के फोर्स होंगे। तो हम हर हालत में, हर सवाल में देखना, मैं हर सवाल में एक्सीलरेशन को पता है क्या लिखूंगा, एक्सीलरेशन को लिखूंगा नेट फोर्स अपॉन मास। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसमें मैं ये ना लिखूं, नेट फोर्स अपॉन मास। अब आप कहेंगे कि सर इतना आसान चैप्टर है। देखो बेटा चैप्टर तो इतना ही आसान है, चैप्टर तो इतना ही आसान है, सच में इतना ही आसान है। अब यहां गेम हो रहा है नेट फोर्स कैलकुलेट करने का, बस सारी मुसीबत यही है नेट फोर्स कैलकुलेट करने की। जिस बच्चे ने नेट फोर्स अच्छी तरह कैलकुलेट कर दिया कि सारे फोर्सेज चेक कर लिए, भैया फ्रिक्शन है कि नहीं, ग्रेविटेशन है कि नहीं, टेंशन है कि नहीं, कॉन्टैक्ट फोर्स है कि नहीं, नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन है कि नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा। आप सारे फोर्स निकाल करके उनका टोटल निकाल दो, सारों का वेक्टर सम कर दो, फिर ए वेक्टर बराबर नेट फोर्स अपॉन मास आएगा। हमेशा सवाल सही होगा, हमेशा सारे सवाल सही होंगे, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। चलिए जी, ये आपके पास में आ गया, ए वेक्टर आ गया। अब चलिए इस बात को मैंने एक तरह से लिखा, आपको एम कॉमन लेकर के। अब अगर इफ एम कांस्टेंट ना हो, इफ एम इज वेरिएबल but v vector is constant, if m is variable but v vector is constant, तो क्या हो, तो देखो क्या होगा फिर, देखो 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 देखो, तो फिर ये घटना होगी। f वेक्टर बराबर क्या, हमने पढ़ाया आपको dp वेक्टर अपॉन dt, है ना। तो क्या हो जाएगा ये d अपॉन dt। p वेक्टर क्या आ जाएगा, mv वेक्टर।
v को कांस्टेंट है ना, v को कांस्टेंट माना है हमने, है ना। तो फिर आप v वेक्टर को बाहर निकालिए, जिसको कांस्टेंट मान लिया ना उसको आप डिफरेंशियल से बाहर निकाल लो, बस, ठीक है जी, राइट, ओके। अगर m भी कांस्टेंट ना हो, v भी कांस्टेंट ना हो, दोनों ही बदलें तो फिर क्या हो, फिर कैसे करेंगे मैं बताता हूं, फिर कैसे करेंगे। नीदर m कांस्टेंट नॉर v कांस्टेंट, है ना। तो m भी कांस्टेंट नहीं है, v वेक्टर भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों बदल रहे हैं, तो भैया फिर तो ऐसे होगा। m f वेक्टर देखना क्या है, f वेक्टर बराबर dp अपॉन dt है बेटा, dp अपॉन dt को हम कहेंगे mv वेक्टर। मैंने आपको दो क्वांटिटीज का डिफरेंशियल बताया था कि अगर दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है और आपको डिफरेंशिएशन करना है और दोनों वेरिएबल हैं, ध्यान दीजिए, दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है, आपको डिफरेंशियल करना है और दोनों वेरिएबल है, तो कैसे करोगे मैं बताता हूं कैसे करेंगे। दोनों वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल हैं तो आप क्या करेंगे, पहले एक बार एक को कांस्टेंट मान लेंगे और दूसरे का डिफरेंशियल करेंगे, फिर दूसरी बार दूसरे को कांस्टेंट मान लेंगे और पहले का डिफरेंशियल करेंगे। ये कार्यक्रम करना होगा आपको। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है उसमें इस वाले फॉर्मूले के मुश्किल से 2 या 4 सवाल मिलेंगे तो सही, सवाल जरूर है जिसमें काम आएगा, लेकिन 2-4 सवाल हैं। जैसे अगर मान लो चैप्टर में पूरे मिला के 500 सवाल होंगे तो इसमें 2-4 सवाल होंगे। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला, इस पर करीब है ना, अगर मान लो इसमें 5% तक सवाल हो सकते हैं, जैसे 100 सवाल हैं तो 2, 4, 5 इसमें हो जाएंगे, उसमें तो एक ही होगा 100 में से, ये तो बहुत कम होते हैं सवाल। ये वाला सवाल बहुत कम होगा, ये वाला सवाल होगा कुछ है ना, लेकिन जो है ना सबसे ज़्यादा होगा ना वो यही होगा भैया, असली तो यही है। बस ये समझ लो पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है, इसी पर बेस्ड है, राइट। ये आपका न्यूटन का कौन सा हो गया, सेकंड लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। देखिए आप अपना फॉर्मूला चार्ट खोलो एक बार, सभी बच्चे फॉर्मूला चार्ट खोले, मैंने फॉर्मूला चार्ट भेज रखा है आप लोगों को। सबसे पहले मोमेंटम को डिफाइन किया है और मोमेंटम को मैंने भी डिफाइन किया है, अमाउंट ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 3 लॉज बताए हैं और जो है ना आपको दोनों लॉ। अब देखो एक बात बताऊं, एक मिनट सुनो बेटा, ऐसा हो सकता है कि आपका जो फॉर्मूला चार्ट है उसके वर्ड्स और मेरे वर्ड्स मैच ना करें, तो बेटा ये तो मैच करना, तो देखो जिस समय मैंने फॉर्मूला चार्ट लिखा था उस समय फॉर्मूला चार्ट लिखा था, तो उस समय मैं बैठा हुआ था अलग जगह, अलग, आज मैं अलग। अब मुझे ना तो फॉर्मूला चार्ट याद रहता है ना ये याद रहता है, मुझे तो कुछ याद रहता नहीं है, मेरे को तो कंसेप्ट पता है, वो मैं बता देता हूँ। तो आप एकदम 100% मैच ना करें, 100% मैच ना करें वर्ड्स एंड, हाँ मीनिंग सेम निकलेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें मीनिंग अलग निकलेगा वहाँ मीनिंग अलग, नहीं, मीनिंग हमेशा सेम निकलेगा। आपको बस क्या करना है कि दोनों को चेक करना है अच्छी तरह से। तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो फॉर्मूला चार्ट में है इसे अच्छी तरह से चेक करो कि दोनों चीज़ें एक ही है ना। ऐसा तो नहीं है सर ने फॉर्मूला चार्ट में कुछ लिख रखा है, पढ़ा कुछ दिया। वर्ड्स चेक मत करना, सेंस चेक करना, है ना। हाँ वर्ड्स तो फिर वेरी करेंगे, बार बार बदलेंगे, सेंस कभी नहीं बदलेगा, हमेशा मीनिंग वही आएगा हर हालत में। चलिए अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ करेंगे, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो जी बात यह है सच्ची कि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ये न्यूटन का सेकंड लॉ, ये न्यूटन का थर्ड लॉ सब बच्चे जानते हैं, सब टीचर्स पढ़ा देते हैं, एक जैसा ही पढ़ाते हैं, कोई ज़्यादा जोरदार चीज़ कोई भी नहीं पढ़ाता, कोई भी नहीं पढ़ाता। अब ये न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, तो इसके लिए मैं बात करना चाहता हूँ। दिस लॉ explains the property of the force, फोर्स की प्रॉपर्टी बताता है कि फोर्स की नेचर क्या है, फोर्स का हैबिट क्या है, और इसको आप हैबिट भी कह सकते हैं, इसको हैबिट ऑफ द फोर्स।
एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ द फोर्स और हैबिट ऑफ द फोर्स, ऐसे बोलो आप, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हैबिट ऑफ द फोर्स कि साहब ऐसा ही होता है। देखिए क्या कहता है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है एवरी फोर्स ऑफ एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन, है ना। तो देखिए फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, एवरी फोर्स ऑफ एक्शन इन आवर नेचर, every force of action has equal and opposite reaction. रिएक्शन फोर्स, इसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। एवरी फोर्स ऑफ एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ रिएक्शन, है ना, रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बॉडीज। तो ध्यान दीजिए, फोर्स ऑफ एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन कैन नॉट एक्ट ऑन अ सिंगल बॉडी। ध्यान दो, फोर्स ऑफ एक्शन and force of reaction and force of reaction cannot act on a single body. चलिए ये सब बातें तो न्यूटन जी ने बोली थी, न्यूटन साहब ने बोली थी। मैं थोड़ा अलग बात बोल रहा हूं, है ना, मैं थोड़ा सा न्यूटन से अलग हटके बोलता हूं, है, बोलूं? मैं बताता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट है। इसको ना क्या, नो एक्शन इज पॉसिबल विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर रिएक्शन। ये लो, क्या बोला मैंने, नो एक्शन इज पॉसिबल, नो एक्शन, और बेटर है फोर्स ऑफ एक्शन, नो एक्शन और फोर्स ऑफ एक्शन, no action or force of action is possible no action or force of action is possible without availability of availability। देखना स्पेलिंग जरा चेक करना, मेरी स्पेलिंग्स चेक कर लिया करो आप इंग्लिश की, और बता दिया करो मेरे को गड़बड़ होती है तो, क्योंकि मेरे को क्या ऐसे अंग्रेजी नहीं आती भैया, फिजिक्स का आदमी हूँ मैं। हाँ, नो एक्शन और फोर्स ऑफ एक्शन इज पॉसिबल विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ रिएक्शन और फोर्स ऑफ रिएक्शन। ये बात रिएक्शन, इसका मतलब यह है कि अगर आपको एक्शन लेना है ना साहब, तो रिएक्शन जरूरी है। जब तक रिएक्शन उपलब्ध नहीं है, एक्शन ले ही नहीं सकते आप। देखो मैं बताता हूँ, एक दिन मैंने एक स्टूडेंट को क्लास में खड़ा किया, खड़ा हो गया। मैंने कहा चलो बाहर जाओ, बाहर चला गया। मैंने कहा तुम एक काम करो, धूप में खड़े हो जाओ, धूप में खड़ा हो गया। मैंने कहा नील डाउन बन जाओ, नील डाउन बन गया। मैंने कहा तुम 3 दिन तक खाना मत खाना, 3 दिन तक खाना नहीं खाया, मतलब 100% ओबीडियंट। अब आप बताओ, क्या इतने ओबीडियंट बच्चे पर एक्शन हो सकता है कोई? है? इतने ओबीडियंट बच्चे पर एक्शन हो सकता है? नहीं। एक एग्जांपल और, जैसे मान लो आप कार से कहीं जा रहे हैं, पुलिस वालों ने आपको रोका, हाथ दिया, आप रुक गए, आराम से उतरे, रेस्पेक्टफुली बात की, उसने भी आपसे रेस्पेक्टफुली बात की, आपने भी रेस्पेक्टफुली बात की, दोनों ने रेस्पेक्टफुली बात की, है ना। और पुलिस वाले को ये महसूस करवाया कि यू आर गिविंग ड्यू रेस्पेक्ट, मतलब कोई रिएक्शन नहीं है, एक्शन होगा क्या? आप कहेंगे गलत एग्जाम्पल ले लिया है। एक्चुअली इंडिया की पुलिस की छवि ऐसी है, उसकी इमेज ऐसी बनी हुई है कि रिएक्शन न होते हुए भी एक्शन हो जाता है। इसका कोई भरोसा नहीं है ऐसा। तो पुलिस का पता नहीं ऐसा क्यों बना हुआ है, लेकिन मेरे केस में तो मतलब मेरे को जब जब भी पुलिस वाले मिले तो ठीक से ही मिले, मतलब
ऐसा कुछ मिला नहीं मेरे को कभी है। कुल मिला के आप समझ गए होंगे ना, एक्शन, एक्शन जरूरी है, मतलब वो सॉरी एक्शन करने के लिए रिएक्शन जरूरी है। जैसे मैं इस दीवार को धक्का मारना चाहता हूँ, यहाँ दीवार है जी, मैं दीवार को धक्का मार रहा हूँ, चल ही नहीं रही यार, ये तो ये चल ही नहीं रही, मैंने धक्का मारा भैया, ये चल नहीं रही ना, इसीलिए मुझे धक्का मारना पड़ा है, इसीलिए मैं धक्का मार पा रहा हूं। अब आप देखो, मैं दीवार को धक्का लगा पा रहा हूं भैया, इसलिए लगा पा रहा हूं क्योंकि दीवार खुद जाने के लिए तैयार नहीं है ना। कभी कभी आपकी कार रुक जाती है, कार रुक जाती है, स्टार्ट नहीं होती, स्टार्ट नहीं होती, इग्निशन स्विच खराब हो गया, बैटरी खराब हो गई, बैटरी कमजोर हो गई, वट एवर बी देयर में मल्टीपल रीजन्स ऑफ नॉट बीइंग स्टार्ट, है ना, कार स्टार्ट नहीं हुई, राइट। आपने क्या किया, आपने ये किया कि बैठ गया ड्राइवर तो वहां पर, और 2-3 लोगों ने पीछे से कार में धक्का लगाया, धक्का लगाया, धक्का क्यों लगाया, क्योंकि कार नहीं चल रही थी। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने धक्का लगाना चालू किया और जैसे ही आपका हाथ धक्का लगाने के लिए आगे बढ़ा, अगर कार खुद ही चल दी तो सोचो सोचो सोचो, स्वयं अगर कार चल देवे तो आप कभी धक्का नहीं लगाएंगे। लगाएंगे क्या, आप लगा ही नहीं सकते जी, लगाना चाहो तो नहीं लगा सकते आप धक्का। बात है ना, जोरदार बात। हाँ, तो ये है, यानी कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो बड़ा जबरदस्त है। मैंने दीवार पर फोर्स लगाया, दीवार ने मुझ पर फोर्स लगाया, इसलिए मैं आगे नहीं गया। अगर दीवार चल जाती तो मैं भी दीवार के साथ आगे चला जाता। दीवार ने मुझे रोका, मैंने दीवार को धक्का लगाया, दीवार ने मुझे रोका, रिएक्शन फोर्स दिया। तो एक्शन किसने किया, मैंने। रिएक्शन किसने किया, दीवार ने। अच्छा, एक्शन फोर्स किस पर लगा, देखिए एक्शन मैंने किया, रिएक्शन किसने किया, दीवार ने। एक्शन फोर्स किस पर लगा, एक्शन फोर्स दीवार पर लगा, रिएक्शन फोर्स किस पर लगा, मुझ पर। भाई दीवार रिएक्शन करेगी तो मेरे ऊपर फोर्स लगाएगी ना, मैं एक्शन करूंगा दीवार पर फोर्स लगाऊंगा ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं और इन पर बहुत सारे सवाल हैं। चलिए, आज का लेक्चर जो है ये काफ़ी ज़ोरदार लेक्चर है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग, और हमने आज फालतू की बातें बहुत सारी की हैं, लेकिन वो जो बातें हैं ना वो इतनी ज़ोरदार हैं कि अगर आपके दिमाग में बैठ गई ना एक बार, तो ये मान के चलो कि आपको जो है फिजिक्स का एक बहुत मज़ेदार चैप्टर बड़े आराम से समझ में आ गया, है ना। सबसे पहले हमने देखो, ये हमने मोमेंटम को पढ़ाया, मोमेंटम अमाउंट ऑफ मोशन को पढ़ाया, है ना। ट्रेन का अलग होता है, सबका अलग होता है। अमाउंट ऑफ मोशन तो ट्रेन में ही सबसे ज़्यादा होगा साहब, उसको रोकना मुश्किल है, उसको मोड़ना मुश्किल है, उसको चलाना मुश्किल है, पूछो मत साहब। इनर्शिया को मैंने जिद बताया कि जिद होती है, चल गए तो रुकेंगे नहीं, रुक गए तो चलेंगे नहीं जी। डायरेक्शन की भी जिद होती है, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसी में चलेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मोड़ने के लिए, है ना। चलिए, इसके बाद में दूसरी बात जब मैंने आपको पढ़ाया, वो मैंने आपको इनर्शिया के बारे में बताया कि आपका सिर जो है ना उसकी आदत ख़राब थी, तो बस के ऊपर ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, सिर करने तो जिद पकड़ रखी चलने की, तो जाके भिड़ेगा आगे, राइट, चोट वोट लगेगी, वो अलग चीज़ है। दैट इज इनर्शिया, दैट इज नॉट फोर्स, दैट इज इनर्शिया ऑफ द सिर, इनर्शिया ऑफ योर हेड, ठीक है। इनर्शिया है भैया, तो भुगतो, कई बार इनर्शिया होती है ना, उसके कारण भुगतना पड़ता है बहुत कुछ, जिद होती है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ, इसको मैंने कहा कि अमाउंट ऑफ फोर्स है, मेजरमेंट ऑफ द फोर्स है कि कितना फोर्स लगा, तो उसका मेजरमेंट है बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन सारी इसी से होगी, यानी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और आपको लगता है ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। कंसेप्ट क्या है, आपको मैं अगर इस कंसेप्ट को मैं कहूँ तो इसको मैं रेड कलर से बता देता हूँ इस कंसेप्ट को। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये पूरा चैप्टर इसी पर घूमेगा, इसी पर घूमेगा। देखना हर सवाल में मैं यही करूँगा। और पता है क्या, जैसे पिछले चैप्टर में मैंने क्या किया था, v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v² = u² + 2s। हर बार यही, हर बार यही, हर बार यही। इसमें हर क्वेश्चन में नेट फोर्स अपॉन मास, हर क्वेश्चन में नेट फोर्स अपॉन मास। अब सवाल उठता है नेट फोर्स क्या, नेट फोर्स में सारे तरह के फोर्स चेक कर लूँगा, कौन कौन सा फोर्स लगा इस बॉडी पर, एक भी फोर्स छोड़ूंगा नहीं, मैं ढूंढूंगा सारे फोर्स। आप भी ढूंढना, सब मिलजुल के ढूंढेंगे फोर्सों को कि कौन कौन से फोर्सेज लग रहे थे, और फिर हम आगे बात करेंगे। कल हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इम्पल्स के बारे में और वेरियस कॉन्टैक्ट फोर्सेज के बारे में, है ना। कल हम ये सब बताएंगे आपको।
वेरियस कॉन्टैक्ट फोर्सेज बताएंगे कि क्या होते हैं, कैसे लगते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं और क्या पाया जाता है इनमें, है ना। ठीक है, और फिर फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाएंगे कल, फिर इसके बाद डू योर सेल्फ करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की नमस्ते, है ना। इसको अच्छी तरह से नोट्स बनाओ। वैसे हालांकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आपकी स्कूल वाले टीचर भी नोट्स बनवा देंगे, लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में आपको जब इसकी एप्लीकेशन आती है ना, आपको बताऊँ इस न्यूटन्स थर्ड लॉ की एक खास बात क्या है, सॉरी न्यूटन के चैप्टर की खास बात क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की 3 लॉज है ना, इन लॉज की एक खास बात यह है कि सब बच्चों को आता है, सब बच्चे जानते हैं, लेकिन सवाल करने का जब नंबर आता है तो सबका डब्बा गोल। वो डब्बा गोल क्यों होता है? क्योंकि वो केवल रटते हैं, केवल शब्द पढ़ते हैं, उसको समझ नहीं पाते। जैसे मैंने देखो कितनी खतरनाक बात बताई, नो एक्शन और फोर्स ऑफ एक्शन इज पॉसिबल विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ रिएक्शन और फोर्स ऑफ रिएक्शन। इसके अवेलेबिलिटी के बगैर तो फोर्स आप एक्शन ले ही नहीं सकते जी, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है ना, तो ये बड़ी सीरियस और बड़ी बारीक सी बात है और बहुत ही पेचीदा बात है, समझ में मतलब आ गई आप लोगों को तो इसलिए क्योंकि मैंने समझा दिया, राइट। और मैं आप कल जो है आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, नमस्ते।